हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है एसएसटी विषय के लिए, तो अबाउट 400 क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो एक बार जाकर जरूर चैनल पर देख सकते हैं। आज भी वापस से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन या वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सभी लोगों को दे दूँ। अगर किसी भी विद्यार्थी को सीटेट उर्दू पढ़ना है 1 to 5 के लिए, तो मेरे चैनल पर 7:30 बजे सुबह ये आपको देखने को मिलेगा। बीपीएसटी टीआरई 4 के लिए उर्दू सब्जेक्ट पढ़ना है 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए, तो हमारे चैनल पर ये 8:30 बजे सुबह आपको इसका लेक्चर देखने को मिलेगा। अगर किसी को उर्दू सब्जेक्ट का ग्रामर पढ़ना है, बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है, तो इससे रिगार्डिंग आपको जो वीडियो देखने को मिलेगा वो सुबह 9:30 बजे देखने को मिलेगा। सहायक उर्दू अनुवादक के भी कई वीडियोस जो है हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है, जिनको भी देखना वो जाके देख सकते हैं। दरक्षा कहकशा उर्दू 9 to 12 अगर किसी को पढ़ना है तो ये शाम में 5 बजे मिल पाएगा। सीटेट उर्दू पढ़ना है 6 to 8 के लिए, है ना, तो ये आपको शाम में 6 बजे मिलेगा। सीटेट एसएसटी विषय जो मैं लेकर आता हूँ 6 to 8 के लिए, ये आपको शाम में 7 बजे मिलेगा। एमपी बीएड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑल सेमेस्टर अगर किसी को पढ़ना है तो ये रात के 8:30 बजे इसका वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये था थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप सभी लोगों को देना था। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो जाके चैनल पर क्या कहते हैं प्लेलिस्ट को खोलकर देख सकते हैं। चलिए वापस से शुरू करते हैं हम लोग 30 क्वेश्चन का सीरीज और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 कहता है परिषद, ऑप्शन 2 कहता है वार्ड खंड, ऑप्शन 3 कहता है खंड और ऑप्शन 4 कहता है क्षेत्र। अगर हम लोग बात करें नगर निगम के चुनाव की, तो नगर निगम जो इलेक्शन होता है उसके लिए पूरे शहर को कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रल एरियाज में बांटे जाते हैं, जिन्हें हम लोग वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। और हर वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है जिसको वार्ड पार्षद कहा जाता है या वार्ड काउंसिलर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वार्ड खंड। क्या हो जाएगा? वार्ड खंड, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए 62 देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? ठीक है, ऑप्शन 1 प्राथमिक, ऑप्शन 2 द्वितीयक, ऑप्शन 3 तृतीयक और ऑप्शन 4 गिग इकोनॉमी। प्राथमिक मतलब प्राइमरी, ठीक है, और अगर हम लोग द्वितीयक बोले तो सेकेंडरी, और हम लोग तृतीयक बोले तो टर्शियरी, और गिग तो गिग ही बोलता है, गिग वर्किंग। ठीक है, प्राइमरी मतलब वो चीजें, वो सोर्स या वो एरिया जो एरिया जमीन से जुड़ा है, कच्चा माल से जुड़ा है ना। द्वितीयक मतलब जहां पर कच्चे माल को ले जाके कुछ बनाते हैं, और तृतीयक मतलब सर्विस। प्राइमरी को एक बार और समझेंगे। प्राइमरी का मतलब है जमीन से जुड़ा चीज, यानी खेती बाड़ी, है ना। कोई फार्मिंग कर रहा है तो वो प्राइमरी एरिया में काम कर रहा है, प्राइमरी इकोनॉमी में काम कर रहा है ना, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है ना। उसके बाद आप सेकेंडरी में देखें तो जो कच्चा माल ले जाके आप फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में तैयार कराते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। और जो टर्शियरी है, तृतीयक है, वो है सर्विस सेक्टर। कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो वो किसी पेशेंट को देखने की फीस ले रहा है तो वो सर्विस दे रहा है। टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर फीस ले रहा है उसके बदले, तो वो सर्विस दे रहा है। इंजीनियर कोई डिजाइनिंग कर रहा है तो इंजीनियर उसकी फीस ले रहा है तो वो सर्विस दे रहा है। कोई गाड़ी वाला यहाँ से वहाँ कोई चीज़ पहुँचा रहा है तो वो सर्विस दे रहा है, तो वो टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। और चौथा है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या होता है? टेम्पररी बेस पर कोई काम करना, वो गिग इकोनॉमी में आता है, गिग वर्किंग में आता है। जैसे मान लीजिए जोमेटो वाला कोई चीज़ सर्विस दे रहा है, खाना यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है, तो वो गिग वर्किंग है ना। कोई भी काम शॉर्ट पीरियड के लिए किया जाए और टेम्पररी बेस पर किया जाए, उसके लिए उसको उस दिन के हिसाब से रुपया मिले, तो वो गिग इकोनॉमी है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान कौन सा करता है, तो ये करता है प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग कृषि यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, है ना, जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इकोनॉमी में हालांकि टर्शरी जो सेक्टर है यानी सर्विस सेक्टर है, उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो वो प्राथमिक सेक्टर में सबसे आगे है। ठीक है, ज्यादा है। चलिए 63 देखते हैं। 63 क्वेश्चन कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? पहला खेती, दूसरा दूध सहकारिता, तीसरा कॉल सेंटर और चौथा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। अगर हम खेती बोले तो फार्मिंग, दुग्ध सहकारिता बोले तो डेयरी कोऑपरेटिव, तीसरा कॉल सेंटर और चौथा पॉटरी। चीनी मिट्टी के बर्तन को क्या बोलते हैं? पॉटरी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी किसमें आता है? देखिए, मौसमी बेरोजगारी मतलब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि सीजन
के हिसाब से काम मिलना और सीजन के हिसाब से काम नहीं मिलना। आप देखेंगे कि जो लोग भी खेती करते हैं तो देखते हैं कि पर्टिकुलर मौसम होता है खेती का, एक पर्टिकुलर समय पे धान की बुआई होती है, एक पर्टिकुलर समय पे उसकी कटाई होती है, एक पर्टिकुलर समय में क्या कहते हैं गेहूं की बुआई होती है, एक पर्टिकुलर समय में उसको काटा जाता है। तो एक समय होता है। तो कई बार क्या होता है कि बीच में ऐसा समय आता है जहाँ पर कोई भी तरह का खेती नहीं हो पाता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, आप देखेंगे कि बुआई का अलग टाइम है, कटाई का अलग टाइम है, तो बीच में जो टाइम बच जाता है वो क्या हो जाता है, बेरोजगार। तो कई किसान ऐसे होते हैं धान बो दिया और चले गए पंजाब, चले गए दिल्ली काम करने के लिए, जब धान के काटने का समय आएगा तो वो वापस से घर आएंगे। तो ये जो मौसमी बेरोजगारी है सबसे ज्यादा खेती यानी फार्मिंग में देखा जाता है। ठीक है, 64 देखते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक डैश का होना या लागू करना क्या कहता है। पहला ऑप्शन प्रतिनिधित्व की अनुपातिक व्यवस्था, दूसरा सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, तीसरा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड चौथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि। अगर हम लोकतांत्रिक देश की बात करें, ये जो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज। अब देखा जाए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, लोकतांत्रिक सरकार के अंदर क्या होता है कि सबसे मूल जो बेसिक बात है, जो आधार है वो है आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्यों है, क्योंकि इसके तहत क्या होता है, देश भर के अंदर 18 साल से कोई भी ज्यादा व्यक्ति है, कोई भी है, चाहे लड़का है, लड़की है, अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति, किसी भी नस्ल का है, वो वोट दे सकता है। ये उसका वोट देने का अधिकार है। इसलिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसका वोटिंग राइट नहीं छीना जा सकता है और वो वोट देता है। इसलिए लोकतांत्रिक देश में सबसे आधारभूत सूचक जो हो जाएगा वो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार हो जाएगा, यानी 64 का ऑप्शन नंबर आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुआ बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करेगा। ऑप्शन 1, यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है। ऑप्शन 2, यह पुत्रों की तुलना में पुत्रियों की संपत्ति में अधिक हिस्सा दिलाता है। ऑप्शन 3, यह सारी संपत्ति पुत्रियों के नाम हस्तांतरित करता है। ऑप्शन 4, यह पारिवारिक संपत्ति बंटवारे में पुत्रियों को पुत्रों के ऊपर प्राथमिकता देता है। हम लोग जब भी बात करते हैं यानी उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जिसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वर्ष 2005, ये आया था 2005 में। इसके तहत क्या कहा गया कि कोई भी बेटी, कोई भी लड़की, उसका माता पिता के प्रॉपर्टी में इक्वल भागीदारी होगा, मतलब इक्वली माता पिता का जो प्रॉपर्टी है वो बेटों और बेटियों में इक्वली बटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है। क्या हो जाएगा, यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 66 देखते हैं। जब विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूह को उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है तो किन परिणाम स्वरूप वे अपना अधिकार खो देते हैं। ऑप्शन 1, रीति रिवाज। ऑप्शन बी, आय और आजीविका। ऑप्शन 3, जंगल में प्रवेश के स्रोत। ऑप्शन डी, वंचित समुदायों के रूप में स्थिति। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करें तो गौर करने पर यह पता चलता है कि कोई भी आदिवासी, ट्राइब, आदिवासी का मतलब है ट्राइबल ग्रुप, है ना, ट्राइबल ग्रुप को अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट किया जाए, यानी उसको पदस्थापित किया जाए, यहां से वहां किया जाए, तो वो क्या होता है कि उनके अंदर उनका जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है, यानी जो सालों से रीति रिवाज चला आ रहा है, वो उसका खराब हो जाता है। जंगल पर जो उसका अधिकार रहता है, यानी जंगलों के अंदर वो जैसे फ्रूट्स पर अधिकार है, लकड़ियों पर अधिकार है, जड़ी बूटियों पर अधिकार है ना, जंगलों में वो बहुत शिकारी करते हैं, गैदरिंग करते हैं, हंटर और गैदरर होते हैं, तो वो जो है जंगल पर उनका जो अधिकार है वो खत्म हो जाता है, उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज खत्म हो जाती है ना, सब प्रभावित हो जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। इसलिए अगर देखा जाए तो ए, रीति रिवाज उसका प्रभावित होता है, उनकी इनकम और आजीविका यानी लाइवलीहुड, इनकम एंड लाइवलीहुड उसका प्रभावित होता है। जंगल में प्रवेश के स्रोत, हाँ, प्रवेश के स्रोत भी प्रभावित होता है। वंचित समुदाय के रूप में स्थिति, तो इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वंचित समुदाय के रूप में स्थिति नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, बी एंड सी। ये चूंकि पूछ रहा है प्रोनाउंस अपना अधिकार खो दे, कौन सा अधिकार खो देते हैं, तो ये 3 अधिकार खो देते हैं, वो ए, बी एंड सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 67 कह रहा है कि इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया है, इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी कहता है इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहलुओं के विकास की कहानी है।
ऑप्शन सी कहता है इतिहास अतीत और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों की घटनाओं के बीच एक संवाद है। ऑप्शन डी कहता है निरंतरता और सुसंगतता इतिहास की आवश्यकताएं हैं। जब भी हम इतिहास पढ़ें और इतिहास को समझें तो हमें क्या समझ में आता है, इतिहास जो है वो क्या है, वो एक्चुअल में आप अगर देखें तो सिर्फ वो अतीत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अतीत का वर्तमान पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच भी करता है। इसलिए अगर देखा जाए स्टेटमेंट ए वो गलत है। वो क्या है कि अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया है इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत है, अतीत पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए स्टेटमेंट ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी एंड सी एंड डी सही हो जाएगा, क्योंकि इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहलुओं का विकास की कहानी है। इतिहास अतीत और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों घटनाओं के बीच एक संवाद है, सही है। निरंतरता और सुसंगतता इतिहास की आवश्यकताएं हैं, ये तीनों सही है, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, ठीक है। 67 का हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। चलिए 68, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ना। एडी के साथ स्थान बीसीई, बीसी के स्थान पर एडी, बीसीई के स्थान पर एडी, बीसी के स्थान पर बीसीई। अगर हम देखें एडी और बीसी पहले होता था एडी एनो डोमिनी, बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म के पहले बीसी लगाते थे, उनके बाद एडी लगाते थे, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हो गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे कि बीसी के जगह पर आता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और एडी के जगह आता है, आपको एडी के जगह आ जाता है सिर्फ सी, क्या आ जाता है, सी कॉमन एरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब आप इसका अगर आंसर देखने की कोशिश करें तो 4 नंबर हो जाएगा, बीसी और बीसीई, बीसी और बीसीई, सॉरी हाँ बीसी, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, हाँ बीसी के स्थान पर बीसीई, ये ठीक है, चौथा ठीक है, करेक्ट है। एडी के स्थान पर बीसी थोड़े आता है, कभी नहीं आता है, बीसी के स्थान पर एडी नहीं आता है। आप देखिए कि एडी के स्थान पर सीई आता है, एडी के स्थान पर सीई आता है, तो बीसीई के स्थान पर एडी कहाँ आ रहा, नहीं आ रहा, बीसी के स्थान पर बीसीई आ रहा है, ये करेक्ट है। चलिए 69, एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर अंग्रेजों की वास्तुकला पर एक परियोजना प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है, उपन्यास, अखबारों की रिपोर्ट, राष्ट्रपति भवन, मीनाक्षी मंदिर। देखिए अगर हम बात करें कि अंग्रेजों के वास्तुकला मतलब जो उन्होंने बनाए मॉन्यूमेंट्स, है ना, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट आप देखेंगे तो कौन सा है, राष्ट्रपति भवन है। क्या है, जब आप मॉन्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, उपन्यास तो नहीं, मॉन्यूमेंट तो उपन्यास है नहीं, अखबार भी नहीं है मॉन्यूमेंट, मीनाक्षी मंदिर भी नहीं, मीनाक्षी मंदिर है लेकिन वो अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ नहीं है, तो राष्ट्रपति भवन जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रपति भवन को ब्रिटिशर एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था और उन्हीं अंग्रेज के जमाने में राष्ट्रपति भवन को बनाया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन, ठीक है। 70 नंबर कह रहा है वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनसे किसी परियोजना से अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किया जाता है। पहला अभिलेख, दूसरा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, तीसरा पेन एवं पेपर परीक्षा, चौथा स्क्रैप बुक और पांचवा रेखाचित्र। इस क्वेश्चन को देखें तो इसका करेक्ट होगा ए, बी एंड डी, यही 3 होगा। पेन एवं पेपर परीक्षा ये कभी भी जो ये परियोजना जो बोल रहा है प्रोजेक्ट लर्निंग, परियोजना अधिगम मतलब है प्रोजेक्ट लर्निंग। जब भी आप प्रोजेक्ट लर्निंग करेंगे तो प्रोजेक्ट के बेस पर करेंगे। पेन एवं पेपर परीक्षा जो है ये तो परीक्षा हो गया, तो परीक्षा तो होगा नहीं, है ना। रेखा चित्र भी इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर रेखा चित्र भी होना चाहिए, लेकिन रेखा चित्र ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, आप अभिलेख लिखेंगे, है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे तो उससे भी दिखाएंगे आपने क्या बनाया है, और स्क्रैप बुक भी रखेंगे जिसमें आप नोट करेंगे। इसलिए प्रोजेक्ट लर्निंग में आप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी, ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 71 देखते हैं। 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं। ए, विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है। ऑप्शन बी, हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। सी, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे। ऑप्शन डी, इमारतों के निर्माण की कला में तुर्कों ने क्या बदलाव प्रस्तावित किए हैं। इसको देखा जाए तो आप देखेंगे कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अनुसार
जब भी हम बात करते हैं इवेलुएटिंग का, मूल्यांकन का, किसका, इवेलुएटिंग यानी मूल्यांकन की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि इस लेवल पर जजमेंट होता है। मूल्यांकन में क्या होता है, जजमेंट, एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। इसी तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं जब भी हम इवेलुएट कराना चाहते हैं कुछ, यानी जब भी मूल्यांकन के पहलू से सोचते हैं तो हमें जजमेंट करना होगा, एनालिसिस करना होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे क्वेश्चन को देखने पड़ेंगे। तो आप अगर देखें इस क्वेश्चन में, तो ए, बी एंड सी, ये जो तीन ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन आपको क्रिटिकल इवेल्युएशन की दिशा में ले जा रहा है, जबकि डी जो है वो क्या है, वो फैक्चुअल रिकॉल बता रहा है, यानी इमारतों के निर्माण की कला में तुर्कों ने क्या बदलाव किया, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें किसी तरह का एनालिसिस नहीं है ना, किसी तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। जबकि तीन जो ए, बी एंड सी है, तीनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। औरंगजेब, मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब का हाथ है, इसके बारे में सोचिए और बताइए। तो एक तरह से सोचने पर निर्भर कर रहा है, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 72 देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रियाविधियों के विकास के समय विचार किया जाना चाहिए। ए, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ, बोध को विकसित करने, विद्यार्थियों का सबल बनाना। बी, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करने पर विद्यार्थियों को सबल बनाना। सी, बोर्ड लेवल स्तरीय परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं का पालन करना। इस क्वेश्चन को देखें 72 नंबर, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ए एंड बी। क्या हो जाएगा, ए एंड बी। जब भी हम बात करते हैं क्या कहते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो इसके तहत क्या हुआ कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का उद्देश्य इसमें रखा गया कि बच्चों में समझ और ज्ञान का प्रयोग को ज़्यादा बढ़ावा मिले और देना है। इसलिए आरटीई एक्ट में एलिमेंट्री लेवल पर बोर्ड एग्जाम के रिजिड गाइडलाइंस की जगह चाइल्ड सेंटर्ड इवैल्यूएशन पर जोर देना शुरू किया गया और जोर दिया गया, इस एक्ट में ये कहा गया। इसलिए ए, बी ज़्यादा सही होगा, इसका करेक्ट लगता है। ठीक है, चलिए 73 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। एक, कौन सा क्षेत्र विश्व के उद्यान के रूप में जाना जाता है और क्यों। बी कहता है कौन सा राज्य फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है। सी कहता है भारत में कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन में प्रथम आता है, मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या है। डी कहता है भारत में कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। 73 अगर इसको देखें, सही उत्तर हो जाएगा इसका ए और सी। क्या हो जाएगा, ए और सी। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराने वाला ये कौन सा क्षेत्र विश्व के उद्यान के रूप में जाना जाता है, ये ए नंबर हो जाएगा। और सी नंबर, भारत में कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन में प्रथम आता है। अगर इसको देखें, एनालिटिकल एबिलिटी की बात करें, विश्लेषणात्मक योग्यता तब चेक होती है जब क्यों और कैसे का सवाल पूछा जाए। क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस तरह का सवाल जब हम पूछेंगे तभी किसी भी बच्चे के अंदर क्रिटिकल एबिलिटी डेवलप होगा, ये क्रिटिकल डेवलपमेंट होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, है ना। क्यों और कैसे वाला सवाल। तो आप देखेंगे कि स्टेटमेंट बी और जो डी है इसमें सिर्फ मेमोरी बेस्ड या फैक्चुअल रिकॉल है, जो कि ए और सी में रीजनिंग और एनालिसिस है। तो अगर बी को देखें, कौन सा राज्य फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है, ये एक तरह से क्या है, रटने वाला सवाल है और जवाब देने वाला है। डी में भारत में कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित, ये भी रटने वाला सवाल है, इसमें कोई थिंकिंग सोचने का कुछ नहीं है इसमें, है ना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड सी, तीसरा नंबर। चलिए 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। तो स्टेटमेंट ए कहता है कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट पारित किए गए हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है आकाश गंगा क्या है, हमारी आकाश गंगा के निकटतम कौन सी आकाश गंगा है। सी कहता है क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार कार्य करता है, क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। डी कहता है क्या समस्याएं हो सकती हैं यदि राज्य सरकार और संघीय सरकार 2 भिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा संचालित हों। तो इसका जो करेक्ट आंसर लगता है वो आप ये समझ सकते हैं कि इसका हो जाएगा ए और बी। क्या हो जाएगा, ए और बी। अब ये ऐसा क्यों होगा, इसको हम लोग सोचते हैं। ब्लूम साहब ने कहा, जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उनके द्वारा कहा गया है, जरा समझिए, इनके इसमें कहा गया है कि जो रिमेंबरिंग है, याद रखने का काम है, स्मरण का काम है, इसका मतलब है कि फैक्ट, नेम या डेफिनेशन को रिकॉल करना, नाम याद रखना,
डेफिनेशन याद रखना, है ना। स्टेटमेंट ए जो है वो आप देखिएगा उसमें, और स्टेटमेंट ई बी दोनों प्योरली मेमोरी बेस्ड है, और इसमें ये स्मरण की ही बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, याद रखने की बात कर रहा है। तो ए और बी करेक्ट ये दिखाता है कि ये याद रखने वाली चीज है, जबकि सी और डी एनालिसिस और इवेल्युएशन वाले ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं। जरा गौर से देखा जाए, सी एंड डी, सी को पढ़ें, क्या आप सोचते हैं कि भारत में, देखिए ये सोचने पर जोर दे रहा है, और डी भी देखा जाए तो वो भी सोचने में क्या समस्याएं हो सकती हैं यदि राज्य सरकार और संघीय सरकार दो भिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा संचालित हो। तो ये दोनों पर आप अपनी राय दीजिए, सोचिए, समझिए और परखिए, तब बताइए। इसलिए सी और डी जो है वो एक तरह से एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देता है, जबकि ए और बी रटने पर जोर देता है, और क्वेश्चन रटने वाला पूछा है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 75, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न बहुल परिप्रेक्ष्यों को उपयोग करने या विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं। एक नंबर, वे कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करते हैं। ऑप्शन बी, वनों की कटाई के क्या हानिकारक प्रभाव हैं। ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भौतिक खंड कौन से हैं। ऑप्शन डी, बहुदल तंत्र के क्या गुण एवं दोष हैं। 75 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो कौन सा, सिर्फ केवल डी होगा। क्यों होगा इसको समझते हैं। मल्टीपल पर्सपेक्टिव यानी बहुल परिप्रेक्ष्य यानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स परिप्रेक्ष्य, ठीक है। अगर इसको समझें, इसका अर्थ होता है कि किसी विषय के पक्ष और विपक्ष, किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष यानी प्रॉस एंड कॉन्स, है ना, पॉइंट्स या व्यू, दोनों पर विचार करना। मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदल तंत्र के मेरिट्स और डिमेरिट्स, गुण और दोष दोनों को देखना, है ना, दोनों पर चर्चा करना। इससे क्या होता है, अलग अलग नजरिए से सोचने का मौका मिलता है। इसलिए केवल डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुदल तंत्र के क्या गुण एवं दोष हैं, ठीक है। चलिए 76, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हम लोग बहुत बार ये पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। अगर एक मिनट, हाँ ठीक तो है 76, ठीक है, ठीक है। परमानेंट जो है राष्ट्रपति, सॉरी प्रेसिडेंट, परमानेंट जो है अध्यक्ष यही थे, तो इसलिए ठीक हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 77 की बात करते हैं। 77, निम्न में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। ये पिछला क्वेश्चन पिछली बार भी था, पिछले वीडियो में। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजा गोपालचारी। फर्स्ट एंड आखिरी, पहला और आखिरी था आजाद भारत का, है ना, स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजा गोपालचारी थे, ठीक है। आजाद भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ये रहे हैं 1948 से 1950, 1948 से 1950 के बीच, ठीक है। चलिए इसका हो जाएगा डी नंबर 4 नंबर। 78 देखते हैं, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। ये तो बहुत ही ईजी है, 26 क्या हो जाएगा बताइए, 26 नवंबर 1949। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अपनाया गया था, एडॉप्ट किया गया था। क्या किया गया था, एडॉप्ट, है ना। संविधान को 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा एडॉप्ट यानी अपनाया गया और इनेक्ट किया गया था, है ना। इसी दिन की याद में हर साल संविधान दिवस भी मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 के 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हुआ था। क्वेश्चन लागू होने का नहीं कहा है, क्वेश्चन कहा है अपनाया गया है। क्या कहा है, अपनाया गया है, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन होगा। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। तब 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, उसी दिन इसको अडॉप्ट कर लिया गया, इनेक्ट भी कर लिया गया, लगाया गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं लगाया गया था, है ना। इस वजह से इसको लगाया गया है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को। चलिए 79, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। जब भी हम लोग बात करेंगे कि किसने भारत की रियासतों को मिलाया, चूंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे 543 या 555 ऐसी रियासतें थीं। कुछ रियासत अंग्रेजों के कंट्रोल में थी, कुछ रियासत राजाओं के कंट्रोल में थी, लोकल राजाओं के कंट्रोल में। उन सबको मिलाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी बहुत बड़ी मूर्ति, यानी इनका बहुत बड़ा ये जो है
क्या बताओ, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू बनाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है ये, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? पहला, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय सरकार। देखिए, जब भी हम बात करते हैं समवर्ती सूची, तीन तरह की सूचियां हैं, एक है सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट बोलते हैं उसी को, है ना, यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है आपको कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट को ही समवर्ती सूची बोलते हैं। यूनियन लिस्ट केंद्रीय सूची, स्टेट राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट जो होता है यही आपको है समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची होता है जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। अगर देखा जाए 7th शेड्यूल, यानी 7th शेड्यूल के अंदर, है ना, कंकरेंट लिस्ट में आने वाले विषयों के बारे में बताया गया। विषय क्या क्या है? एजुकेशन, फॉरेस्ट, इन सब पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों हो जाएगा कंकरेंट में। अगर यूनियन लिस्ट में देखें तो जो भी सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है उन सब्जेक्ट पे कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट में देखें जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है उस पर कानून सिर्फ राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर दोनों मिलकर बना सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 81, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे आपको थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, ठीक है, इसलिए इनको मसौदा समिति हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। चलिए 82, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन है कि 18th सेंचुरी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हुआ था? पहला ऑप्शन मुर्शिद कुली खान, दूसरा ऑप्शन नादिर शाह, तीसरा ऑप्शन अलीवर्दी खान और चौथा बुरहान उल मुल्क। अगर देखें तो मुर्शिद कुली खान के समय में बंगाल मुगलों के हाथ से निकल रहा था, ठीक है, क्योंकि बंगाल का जो नवाब सूबेदार बनाया गया था, बंगाल का जो नया सूबेदार बनाया गया था, उन्होंने धीरे धीरे मुगलों के रेवेन्यू कंट्रोल को अपने हाथ में लिया और बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। आप देखेंगे कि मुगल में 1707 में जब औरंगजेब मर गया था ना, तो जितने भी छोटे मोटे लोग थे ना वो सब अपनी अपनी ताकत दिखा रहे थे। उसी केस में बंगाल भी अपनी ताकत दिखा रहा था। तो बंगाल के जो नवाब थे जिनको मुगल ने अपॉइंट किया था, मुगल के अधीन काम करते थे, उन लोगों ने भी ताकत दिखाना शुरू कर दिया था। चूंकि औरंगजेब के बाद जो राजा आए थे उन लोगों में उतना दम नहीं था, वो उतना पावरफुल नहीं थे, उतना काम नहीं कर पाए थे, तो वो इनकैपेबल राजा के रूप में देखे जा रहे थे। इस तरह से बहुत छोटे मोटे जो एरिया था उसके भी छोटे मोटे लोग जो निकल कर आगे आ रहे थे। कई जगह के राजा अपने एरिया पर कंट्रोल कर लिया था, है ना, कई जगह के नवाब कर लिया था, है ना, कई जगह के क्या कहते हैं जमींदारों ने कर लिया था। इस तरह से काम हुआ था। चलिए 83 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आप देखेंगे कि 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने ये फॉर्मल अनाउंसमेंट किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल एम्परर होंगे और उनके बाद उनके कोई भी आने वाले वंशज कभी भी राजा नहीं कहलाएंगे, वो प्रिंसेस माना जाएंगे लेकिन राजा नहीं माने जाएंगे, ठीक है। चलिए 84 किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया था? लॉर्ड रिपन ने किया, लॉर्ड कैनिंग ने किया, लॉर्ड डलहौजी ने किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। कौन किया था? डलहौजी किया था। इसको समझते हैं। 1856 में अवध पर कुशासन मिस गवर्नेंस कुशासन का आरोप लगाते हुए डलहौजी ने क्या किया? ब्रिटिश अंपायर में अवध को मिला लिया। उन्होंने कहा कि अवध का शासन बेहतर नहीं है, है ना, शासन व्यवस्था जो चला रहा है अवध का नवाब वो बेतहासा बेवकूफ़ी से चला रहा है, बेहतर नहीं चला रहा है, शासन सुशासन नहीं होकर कुशासन हो गया है, इसलिए हम इसको बेहतर चलाने के लिए अपने एरिया में मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये थे लॉर्ड डलहौजी साहब। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी साहब, याद रखा जाए, ठीक। 85 देखते हैं, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? ऑप्शन 1 नाना साहेब, ऑप्शन 2 बाजीराव प्रथम, ऑप्शन 3 बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन 4 बहादुर शाह जफर। हाँ, पेशवा की बात कहेंगे तो नाना साहेब ने अपने आप को पेशवा कहा था, कानपुर के शासक थे। और नाना साहब ने जो आप ये देखेंगे 1857 का रिवॉल्ट हुआ था,
है ना, उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे इन्होंने, भाग लिया था इन्होंने। तो पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था ये, पेशवा बाजीराव सेकंड के गोद लिया हुआ पुत्र था ये, दत्तक पुत्र बोलते हैं हिंदी में, नाना साहब ने 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से नेतृत्व किया और खुद को पेशवा घोषित किया था। ठीक है। 86 कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी, क्या होगी? एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। अगर मुझे कारखाने के बारे में बच्चे को पढ़ाना है तो हम क्या बेहतर करेंगे? बेहतर तो यह होगा कि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, क्योंकि जब बच्चा देखेंगे तो सीखेंगे, यानी डूइंग बाय लर्निंग हो जाएगा, देख कर सीखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। हम कहानी सुनाएंगे उतना नहीं सीखेंगे, किसी से बुलाकर सिखवाएंगे, बताएंगे तो एक तरह से पढ़ने पढ़ाने वाली बात हो गई, उससे नहीं सीखेंगे। कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी एक अच्छा आइडिया है, मगर उससे ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि औद्योगिक कारखाने की यात्रा ही करा दीजिए, है ना। तो ऑप्शन 3 नंबर करेक्ट होगा। 87 एडुसेट से क्या अभिप्राय है? रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। दूसरा, सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है। तीसरा, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। ऑप्शन 4, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। एजुसेट होता है, ये है आपको भारत का पहला डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट, जिसे इसरो ने सितंबर 2004 में लॉन्च किया था, इसलिए एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। 88 पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? 1 मीराबाई, 2 कबीर, 3 गुरु नानक और 4 रविदास। इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर। कबीर क्यों होगा इसको समझते हैं। भक्ति सेंट कबीरदास के दोहे और विचार बैजक, ये क्या है? बैजक, जो हमारे कबीर साहब थे, है ना, वो तो बहुत बड़े संत थे, भक्ति थे, जिसके 3 भाग हैं। उनका जो एक क्या कहते हैं कि दोहे और विचार बैजक है, जिसके 3 भाग हैं, शब्द, सखी और रामायणी। शब्द, सखी और रामायणी, 3 भाग हैं बैजक के, है ना, और पंचवनी में संकलित हैं। तो इसका हो जाएगा कबीर। क्या हो जाएगा? बैजक की बात आया ना, बीजक, ये कबीर ही होगा। चलिए नेक्स्ट। 89 एलोरा की गुफा का इलोरा की गुफा का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? 1 गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट काल, तीसरा चालुक्य काल और चौथा गुप्त काल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। क्यों होगा इसको समझते हैं। जो एलोरा केव है, यानी एलोरा गुफा है ना, एलोरा गुफा है, ये केव नंबर 15 है ना, में एक्चुअली विष्णु के नरसिम्हा अवतार को प्रसिद्ध रिलीफ वॉल पेंटिंग या कार्विंग राष्ट्रकूट डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था, इसलिए इसका सही हो जाएगा राष्ट्रकूट। 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? कौन सा संगठन है जो उपनिषद में अपनी बिलीफ रखता है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण, सत्य शोधक समाज, सेवा समाज। इसको देखा जाए तो ब्रह्म समाज। कौन हो जाएगा? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की बात करें, राजा राम मोहन राय ने 1828 में स्थापित किया था। मोनोथिज्म पर विश्वास रखता था। ये मोनोथिज्म मतलब एक ही ईश्वर है, एक ईश्वरवाद, कि ईश्वर जो है वो एक है, मोनोथिज्म। ठीक है। और उपनिषद की शिक्षाओं पर आधारित था और मूर्ति पूजा का विरोध करता था, इसलिए ब्रह्म समाज करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का 30 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहें, और मैं प्रे करता हूँ, दुआ करता हूँ, जो लोग भी सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 में देने वाले हैं, वो सभी लोग क्वालिफाई करें, अच्छे से रहें और आगे बढ़ते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।